नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोक रंग। इससे पहले कि हम आज की चर्चा को प्रारंभ करें, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहें। पिछले 3-4 दिन से दुनिया में एक भीषण महामारी मची हुई है। इजराइल और अरब का वो विवाद जो 1000 साल से ज़्यादा पुराना है, फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिससे संपूर्ण विश्व में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। दुनिया दो खेमों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल जो कि अपनी डिफेंस के लिए जाना जाता था, उसके आसमान को चीरते हुए 5000 रॉकेट अंदर आए और इजराइल के शहरों पर बरस पड़े मौत बन के। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, जिसको कहीं न कहीं ईरान और अन्य इस्लामिक देशों का भी समर्थन प्राप्त है, वो इस हमले के पीछे जिम्मेदार है, जिसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा शहर में भीषण बमबारी की है। कैसे हुई चूक, मोसाद कैसे चूक गया, कैसे 5000 रॉकेट इजराइल के अंदर प्रवेश कर गए, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। मोसाद के बारे में ये कहा जाता है कि वो रेगिस्तान में एक गुम हुई सुई भी खो सकता है। जी वो मोसाद जिसने अपने फुटबॉलर्स की हत्या का बदला लेने के लिए 20 सालों तक लोगों को चुन चुन कर मारा। जी जी वो मोसाद जिसने हिटलर के साथी को पकड़ने के लिए 20 सालों के बाद प्लेन हाईजैक किया, जी उसको उतारा, मैं एडोल्फ हैचमैन की बात कर जी रहा जी हूँ, जी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया और प्लेन को वापस भेज दिया। जी। वो मोसाद ये कैसे नहीं जान पाया कि उसके देश में 5000 रॉकेट से हमला होने वाला है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि गाजा जो है एक बहुत ही डेंस शहर है, जो कि इजराइल और उसका बॉर्डर अगल बगल एक ही बॉर्डर वो शेयर जी। करते हैं। और जो हमास है, वो जो ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, वहां पर एक तरह से शासन सत्ता वही संभालता है। वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमास को देखता है, जिसको कि ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। और कहीं ना कहीं अन्य जो शक्तियां हैं जो कि वहां पर अपने लिए बैलेंस स्थापित करनी चाहती हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, ये सारी शक्तियां, लेबनान हो, वो उसको कहीं ना कहीं अपना समर्थन देती रही हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजा में जो हमास की अपनी जो पूरी एक कहिए कि जो उनका तंत्र है, उसमें हमेशा से जो मोसाद के लोग रहे हैं, वो जासूसी करने के लिए उसके कैडर का पार्ट बन करके जी रहते हैं। जी जो भी सूचनाएं आती हैं, वो सूचनाएं बड़े ही आराम से इजराइल तक चली जाती हैं। और कुछ लोगों को ये लगता होगा कि इजराइल ने बिल्कुल बॉर्डर बंद कर रखा है, लोगों को आने नहीं देता, जाने, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वहां पर जगह जगह गेट बने हुए हैं, जहां पर कि इजराइल गाजा के लोगों को आने के लिए इनर परमिट सिस्टम है। वहां पर आप वो परमिट लीजिए, आइए, काम करिए, लेकिन रुकने नहीं देते हैं। आप शाम तक उस काम को करके वापस चले जाइए। तो इसमें बड़ी ही एक लंबी रणनीति हमास ने बनाई है, जिसका कि प्रतिफल उसको एक सफलता के रूप में उसके परिप्रेक्ष्य में सफलता है मिला है। पहली बात तो यह है कि 2021 में जो भीषण आपस में बमबारी हुई थी, बम्बार्डमेंट हुआ था, उसके बाद हमास ने ये एक माहौल बनाने का प्रयास किया इजराइल के साथ कि अब हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम आपसे लड़कर जीत नहीं सकते। इसलिए इन्होंने ये कहा कि हम आर्थिक रूप से गाजा जो शहर है उसको इवॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करें, यहाँ उद्योग लग सके। और आप जानते हैं कि 65% आबादी जो गाजा पट्टी की है वो 19 साल 18 साल से कम आयु की है। बेरोजगारी वहां पर लगभग 60% है और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि जो मजदूरी जो मिलती है उसका इजराइल में आकर के मजदूरी करने के लिए वहां मारामारी है, क्योंकि जो पेमेंट किया जाता है गाजा की तुलना में इजराइल में 10 गुना पेमेंट मिलता है उसी काम का। तो एक हमास ने जो है एक माहौल बनाया था कि अब हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम सीधे सीधे अब गाजा जो हमें एक जगह मिल गया है उसको हम विकसित करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। जी जी। और दुनिया के कई मुल्क इस बात को मानते भी हैं। इजराइल के पास दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है, वो मोसाद, जिसने 19 जब 6 डे वॉर हुआ तो कहते हैं कि जो अब्दुल नासिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनका मसाज करने वाला मोसाद का एजेंट था। तो जो इतना डीपली पेनिट्रेटेड हो, वो कैसे नहीं जान पाया कि मोसाद की जो हमास है वो चाल चल रहा है? एक्चुअली हुआ ये है कि जो डेवलपमेंट शुरू हुए दुनिया के अंदर डेवलपमेंट ये शुरू हुआ कि अरब ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसको उसके साथ फाइनेंसेस का जो रिलेशन है वो बनाना। अभी जो अब्राहम अकॉर्ड जो आया, जिसके जो अमेरिका के एक तरह से सलाह पर और दबाव पर और इस गारंटी के साथ कि अरब की जो सुरक्षा है, हाँ, वो अमेरिका करेगा। उसके बाद ये चीजें अपने ट्रैक पर चल रही थी, और इस ट्रैक पर चलने से सबसे बड़ा जो घाटा जा रहा है और सबसे जो महत्वहीन हो रहा है वो हो रहा है ईरान और टर्की। ईरान ने विशेष रूप से, जो ईरान है उसने हमास को कहा कि यदि शांति होती रहेगी गाजा में,
तो इसका प्रतिफल ये होगा कि अरब और इजराइल के बीच जो ये पैक्ट हो रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि गाजा के अंदर 20 लाख आबादी रहती है, वहां पर भी जो हमास के लीडर हैं उनके बारे में अच्छा माहौल नहीं बन रहा था, बल्कि वो लोग ये कह रहे थे कि इजराइल तो शांति से, ये अपने लोग ही हम लोग को परेशान करके रखे हैं, और ये लोग अरब में बड़ी बड़ी विला और कोठी बना करके वहां अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। ऐसा जैसे कश्मीरी के जो हमारे नेता हैं, जी, वहां अलगावादी नेता। तो ये आरोप कहीं ना कहीं हमास के लीडरान पे लग रहे थे। तो एक तरफ ईरान की समस्या थी कि अरब और इजराइल के संबंध नहीं ठीक होने चाहिए, और दूसरी जो समस्या थी हमास के लीडरों की थी कि इजराइल की छवि किसी भी तरह से गाजा के भीतर अच्छी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ने आपस में साठगांठ करके ईरान की मदद से, ईरान की ट्रेनिंग से, ईरान के हथियार से, यानी कि जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो भी ईरान ने दिया है, जो रॉकेट है वो भी ईरान ने दिया है, इस तरह से इनका ये गुप्त गठबंधन हुआ। ये जो मैं बातें कह रहा हूं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, टाइम मैगजीन ने और यूटर दोनों ने एक खोजी पत्रकारिता इस पर की है, और हमास के जो अंदर के सूत्र हैं उनके हवालों से ये सब खबर निकाली है। मैं राजीव जी कंप्लीट कर रहा हूं। तो इसमें हुआ ये कि ये बात हमास ने और ईरान ने स्वीकार कर लिया कि हमारे कैडर में बुरी तरह से मोसाद के लोग भरे हुए हैं, हम कुछ भी करेंगे तो इसकी सारा जो जानकारी है वो इजराइल के पास पहुंच जाता है। इसलिए ये पहली बार हुआ है हमास के इतिहास में कि उन्होंने टॉप के 3-4 जो लोग थे उनके अलावा किसी को बताया ही नहीं कि ये ट्रेनिंग किसके लिए दी जा रही है, ये पूरा जो रॉकेट इकट्ठा किया जा रहा है, उन्होंने इसकी कोई चर्चा ही नहीं की। यानी कि ईरान के 3-4 लोग इस बात को जानते थे कि वहां से रॉकेट आ रहा है, और यहाँ के 3-4 लोग जानते थे, और ट्रेनिंग जो दी जा रही थी उन लड़ाकों को भी ये नहीं पता था उनको करना क्या है। उनको 24 घंटे पहले ये कहा गया कि आप तैयार रहिए, आपको कुछ मिशन मिलने वाला है, और आधे घंटे बाद ये बताया गया कि आपको ये मिशन दिया गया है और ये काम करना है। इसलिए जो हमास के लोग थे वो भी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा तो कैसा करेगा, और जो बड़े लोग हैं वो तो अरब में है और ईरान में है, हमास के वो तो नहीं मारे जाएंगे, लेकिन जो हमास के जो छोटे लोग हैं वो तो गाजा पट्टी के भीतर हैं। इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड है कि ये अचानक हुआ क्या है, जब हमास के लोगों को ही नहीं पता है, एक तरह से 99% लोगों को। तो इस कारण संभवतः मोसाद को भी ये बात नहीं पता चल पाई। दूसरी बात, मैंने जो फिलिस्तीन की तरफ से किया गया, फिलिस्तीन भी इसमें पूरी तरह से शामिल है, आप जानते ही हैं। फिलिस्तीन ने क्या किया कि जो फिलिस्तीन और इजराइल का अपना बॉर्डर है वहां पर उसने बॉर्डर पे कुछ न कुछ झगड़ा शुरू कर दिया। उस झगड़े के कारण क्या हुआ कि जो इजराइल की फोर्सेज वो मोबिलाइज हो गई, हाँ, जो गाजा की तरफ थी वो पूरी की पूरी फोर्सेज मोबिलाइज होकर के चली गई फिलिस्तीन की तरफ। इसलिए जब इन्होंने ये हमला किया तो बार बार ये बातें आ रही है कि जो सैन्य ठिकाने थे उस पर कब्जा कर लिया, जो हवाई ठिकाने थे उस पर कब्जा कर लिया, बॉर्डर पे सैनिक नहीं थे। तो ये सारा खेल फिलिस्तीन, ईरान, हमास इन सब ने मिल करके किया है। संभवतः इसी कारण मोसाद को ये बातें पता नहीं चल पाई, क्योंकि खुद हमास और ईरान में भी अधिकांश लोगों को बातें नहीं पता थी। ठीक है। इजरायली डिफेंस फोर्स के पास एक बहुत घातक हथियार है डिफेंस सिस्टम की बात, आयरन डोम। उनके पास आयरन डोम है जी, और वो खास तौर पे इन रॉकेट्स को रोकने के लिए ही उनके पास है। कैसे फेल हो गया? आयरन डोम की यदि क्षमताओं के बारे में बात करें तो आयरन डोम की क्षमता को दुनिया ने देखा है और दुनिया भी जानती भी है और मानती भी है, और जो उसकी एक्यूरेसी है एयर टू एयर जाकर के डिफेंस करने की, रॉकेट से लड़ने की, वो है 90%, जो कि एक आप समझिए कि बहुत एयर टू एयर सिस्टम में यदि 60% भी एक्यूरेसी है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। रशिया का जो S-400 जो भारत में कहीं ना कहीं समकक्ष है उसके। बिल्कुल है। तो आयरन डोम जब इजराइल विकसित कर रहा था, ये बात पूरा खेल शुरू हुआ 2012 में। 2012 में चाइना के कुछ एजेंटों ने जो आयरन डोम का जो फाइल है कि कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कौन सी कीज होती है, वो सारी फाइल चाइना ने चुरा ली। चाइना आप जानते हैं कि कोई भी चोरी की चीज बहुत ही अच्छे से उसको रिप्लिकेट करता है। तो 2012 में इन्होंने वो फाइल चुराई और उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। जब 2012 में फाइल चुराने के बाद इन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही हमास ने जब ये कहा कि भाई हम रॉकेट दाग देंगे, लेकिन रॉकेट जाएंगे कैसे जब आयरन डोम वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, तो ईरान ने कहा हमारी चाइना से बात हुई है और चाइना जो है वो जो आयरन डोम है उसको हैक कर लेगा 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कहोगे, जब तक वो फिर से रिकवर करेंगे तब तक आपका काम हो चुका होगा। इस बात को हमास के जो लीडर थे उन्होंने स्वीकार
नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि चाइना के पास ऐसी तकनीक है कि वो आयरन डोम को हैक कर सकते हैं। कुछ महीने पहले चाइना ने आयरन डोम को कुछ मिनट के लिए हैक किया। ये बात मीडिया में आई गई होगी, जैसे नहीं होता कि कनाडा के वेबसाइट को भारत के हैकर ने भी हैक किया था 3 दिन पहले। तो इसको इजराइल ने इसी तरह से हल्के में लिया कि हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारी क्षमताओं को कम करने के लिए चाइना ये कर रहा है। तो जब हमास के सामने ये उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि हमारे पास ये ताकत है कि जब आप रॉकेट भेजोगे तो हम आयरन डोम उस समय हैक कर सकते हैं, उसके बाद जब ये बैकअप मिला तब इन्होंने, हमास ने हिम्मत की कि हम ये जो 5000 रॉकेट है एक साथ दागेंगे। कुछ मीडिया हाउसेस ने दावा किया कि मिस्र ने ये जानकारी, ये हमला होने वाला है, ये इजराइल के साथ साझा की थी जी, मगर उसके बाद भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। मिस्र से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कुछ हफ्ते पहले बाकायदे वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ये बात कहा था कि आपके यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है और ईरान की सहायता से हमास ये तैयारी कर रहा है कि आपके अंदर घुस करके आप पर हमला करेगा, ये बहुत बड़ा हमला होगा। और मिस्र का कहना यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको बहुत हल्के में लिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये बात जब मिस्र कह रहा है तो दो ही संभावनाएं हो सकती है लॉजिकली चले तो, या तो ये बात सत्य है या तो ये बात झूठ है। अब सत्य है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी संभावना ये है कि मिस्र अचानक कब से इजराइल का इतना बड़ा हितैषी हो गया। ठीक है, वो डरा हुआ है, इजराइल से मिस्र डरा हुआ है, और बाकी जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां बनी हुई है कहीं ना कहीं उसको उतना लाभ नहीं होने वाला है जितना टर्की को लाभ मिल सकता है, जितना ईरान को लाभ मिल सकता है, जितना लेबनान को, चाइना को, रशिया को, इन सबको मिल सकता है। तो जो 5th जनरेशन वार जिसको कहा जाता है, उसका भी ये पार्ट हो सकता है कि जानबूझ करके जो मिस्र के जो पूरी कूटनीतिक टीम है वो प्रयास पूर्वक ये बात फैला रही हो ताकि इजराइल के नागरिकों का जो समर्थन अपने सरकार के प्रति इस घटना के बाद हुआ है वो कम हो जाए, सरकार और जनता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा करने के लिए। पहले से मालूम था पर आप नहीं रोक पाए, ये माहौल बनाने के लिए सरकार और जनता के बीच एक दुराव हो जाए, जनता का सरकार के ऊपर भरोसा टूट जाए, ताकि कोई भी जब लड़ाई आप लड़ते हैं तो सरकार और जनता जब आपस में मिली होती है तो लड़ाई आप बड़े मजबूती से लड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसमें मिस्र संभवतः ये प्रयास कर रहा है, यदि ये बात 5th जनरेशन वार की तरह ये काम कर रहे हैं तो एक अविश्वास की स्थिति पैदा की जाए। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से अमेरिका का जंगी बेड़ा आ गया, फिर फाइटर जेट भेजने की बात की गई है, फिर उसके बाद जो अमेरिका की विपक्षी पार्टियां हैं, जो बाइडेन हैं, सभी लोग जिस तरह से समर्थन दिखा रहे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने जो इस युद्ध में इमरजेंसी कैबिनेट बनाई है, उन्होंने अपने विपक्षी पार्टियों के जो 2 लीडर थे उनको भी उसमें शामिल कर लिया है। तो ये एक लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत, उसको मजबूत दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक साथ हमेशा चलते रहे हैं और दोनों के पक्ष और विपक्ष एक साथ हैं। तो हमें लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन है, जो गाजा है, उसको एक बड़ा सबक मिलने वाला है। और संभवतः हमास के साथ जो 2007-2008 से जो आप कहिए कि एक कोई डिफिनिटिव मैनेजमेंट ये नहीं कर रहे थे, उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट सारा चल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं उसको जड़ से खत्म करेंगे। और मैं आपको एक बात और टोक रहा हूं कि हमें यहां से बैठकर लग रहा है कि 700 नागरिक मारे गए हैं, 800 नागरिक मारे गए हैं। इसको आप इस तरह से सोचिए कि यदि जनसंख्या का रेशियो देखिए आप, बहुत ज्यादा है वहां, यानी कि भारत के 10 लाख लोगों को यदि एक दिन में मार दिया जाए, उतना भी रेशियो नहीं आ पाएगा जितना कि वहां के 700-800 नागरिकों को मारे जाने पर रेशियो आ रहा है, और 200 लोगों को बंधक बनाए जाने पर। बंधक बनाए जाने वाले में थाईलैंड के नागरिक भी हैं, नेपाल के नागरिक भी हैं, 10 अमेरिका के भी नागरिक मारे गए हैं। जी, जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त भी इजराइल के सैकड़ों हवाई जहाज आसमान में हैं, जो लगातार वो गाजा पट्टी और फलस्तीन को वो सबक सिखा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। यदि आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।